सभी को नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। लेकर के आए हैं आपके लिए फिर से मानव भूगोल। जी हाँ, मानव भूगोल जो कि आपकी 12वीं क्लास और बीए लेवल सेकंड के अंदर भी आपको आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मानव भूगोल के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, वृद्धि एवं घनत्व। और यही चैप्टर जो है मानव भूगोल जो सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं बीए सेकेंड ईयर के, उनके ये तीसरी यूनिट के अंदर आता है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, लेक्चर 1 के अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे जनसंख्या, वितरण और घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या ये क्या है। ये है उस देश में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, ये एक जनसंख्या है। अब कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी अपना जो अर्थ है, ये बिना लोगों के किसी काम की नहीं है। यानी मनुष्य के बिना ये प्रकृति जो है वो निर्योग्य है, वो किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए जनसंख्या होना उस देश के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात कि जनसंख्या भी अगर युवा जनसंख्या हो तो ये और भी प्रगतिशील माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनसंख्या एक देश के लिए, एक राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अहम भूमिका निभाती है, जिसका आधार होती है, उस देश का आधार है, विकास का आधार होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जनसंख्या के वितरण की। वितरण से मतलब हो गया हमारे पास में कि वो जनसंख्या कहाँ कहाँ पे रहना पसंद कर रही है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रहती है, ये हो गया हमारे पास में वितरण। तो यदि हम इसको मोटे तौर पर समझें तो हम अपने पृथ्वी के जो ऊंचावच है या पृथ्वी की जो जलवायु है, उसकी बनावट के आधार पर अगर हम बताना चाहें तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो जनसंख्या, जो पूरे विश्व की 80% जनसंख्या है, 80% जो जनसंख्या है, वो केवल मात्र 20% भाग पर ही निवास करती है, 20% क्षेत्रफल पर निवास करती है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जनसंख्या के वितरण को, कि जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या जो है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जनसंख्या जो है वो 700 अरब है, 700 करोड़ जनसंख्या है, 700 करोड़ यानी 7 अरब जनसंख्या है, 700 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। तो ये जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है ये महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं उनमें जो निवास करती है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं स्थानिक उसका वितरण अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा कि जो 80% जनसंख्या है ना, वो केवल मात्र 20% एरिया में ही निपट जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे जनसंख्या, वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए इसका वितरण। इसके बाद में हम बात करते हैं यानी कि जो शेष 20% जनसंख्या है, शेष जो 20% जनसंख्या है, ये कितने भाग पर रह रही है? 80% भाग पर निवास कर रही है। अब ये 80% जो भाग है ये कैसा भाग हो सकता है? तो ये भाग जो है प्रतिकूल जलवायु का क्षेत्र होगा। कैसा होगा भी? प्रतिकूल जलवायु का क्षेत्र। क्यों? तो रहने के प्रतिकूल है, इसलिए तो जनसंख्या यहाँ नहीं रह रही, इसलिए तो यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम रह रही है। कम इसलिए रह रही है क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है? प्रतिकूल है। तो पहला स्टेप आपने ये देखा कि जनसंख्या वितरण का जो स्थानिक वितरण है वो इस प्रकार की है। दूसरा हम आगे चलकर देखते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध, अगर हम पृथ्वी के दो हिस्से करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तब हमें पता चलेगा कि जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 90% जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 10% जो जनसंख्या है वो केवल दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक स्थानिक वितरण कहलाएगा। तो हम वितरण को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें वितरण के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर जनसंख्या अधिक रहना पसंद करती है, कहाँ कम रहना पसंद करती है। और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जनसंख्या ऐसी क्यों है, ऐसे अलग अलग कम ज़्यादा क्यों रह रही है, और फिर हमें पता चलेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? तो देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो कितनी रहेगी, ऐसा आपने एक डायग्राम बना लेना है।
और ये बता देना कि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे 90% जनसंख्या रहती है और यहाँ पे 10% जनसंख्या रहती है। अब ऐसा क्यों है? कुछ तो क्षेत्र की वजह से भी है, क्षेत्रफल की वजह से भी है, क्योंकि यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 80% भूभाग आता है। अभी जितना भी पूरा टोटल क्षेत्रफल है पृथ्वी का, जो रहने लायक जो जगह है, उसमें से 80% तो उत्तरी गोलार्ध में क्षेत्रफल है और 20% जो है ये कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। ये कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध में। तो इसीलिए अब अगर क्षेत्रफल ज़्यादा ऊपर आएगा, जितने भी महाद्वीप हैं वो सब ऊपर हैं, नीचे तो बहुत ही कम महाद्वीप आते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे जनसंख्या भी क्या है? कम निवास करती है। क्लियर? ये भी हमने एक स्थानिक वितरण, हमें तो अंतर बताना है, कुछ ना कुछ रेशो बताने हैं, तो वो रेशो हमने बता दिए। पहला रेशो हमने बताया कि 80% जनसंख्या 20% क्षेत्रफल रहती है, 20% जनसंख्या 80% प्रतिकूल क्षेत्रफल रहती है, उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या रहती है और दक्षिण गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है। आगे का हमने इसका कारण भी बता दिया ऐसा क्यों है। नेक्स्ट आगे देखिए, दूसरी हम बात करते हैं कि जनसंख्या का 75% हिस्सा जो है, यानी कि 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे पर रहेगी। कहाँ रहेगी भी? किनारे पर रहेगी। तो अब आपके सामने एक रेशो और निकल करके आ गया कि महाद्वीपों के किनारे पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? कुल जनसंख्या का 75% जनसंख्या, और बाकी जो जनसंख्या है वो बीच में निवास करेगी। एक बात ये होगी हमारे पास में। तो ये कौन सा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अब चौथे पॉइंट की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आगे कि जनसंख्या का 80% जो भाग है, यानी 80% जो जनसंख्या है वो 500 मीटर से कम ऊंचाई पर निवास करती है। 500 मीटर से कम ऊंचाई पर निवास करती है। तो यानी कि यहाँ 500 मीटर से कम ऊंचाई भाग पर क्या होते हैं? मैदान। इसका मतलब 80% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या मैदानों में रहती है। तो ये जो हमने डिफरेंस निकाला है, वितरण जो निकाला है, ये किसके आधार पर निकाला है? ये हमने ऊंचावच के आधार पर निकाला है। किस आधार पर? ऊंचावच। ये हमने जो डिफरेंस बताया है कि जनसंख्या ऐसा क्यों रहती है, ये जो प्रतिशत हम बता रहे हैं, ये किस आधार पर बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता के आधार पर, यानी समुद्र से दूरी के आधार पर बता रहे हैं कि समुद्र से जितनी कम दूरी होगी वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जनसंख्या कम होती जाएगी। मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है, पहाड़ों पर पठारों पर जनसंख्या कम रहती है। यहाँ पर हो गया हमारे पास में। ओके, इसके बाद में आगे चल करके देखिए कि अगर हम अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग हम बताना चाहें, अक्षांश के आधार पर बताना चाहें कि जनसंख्या कहाँ पर अधिक निवास करती है, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास में ऐसा डायग्राम बनाएंगे अपन एक, और ये बनाएंगे भी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, फिर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, फिर है 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो 20 से 40 का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जनसंख्या, यानी यहाँ पर 50% जनसंख्या निवास करती है। 50% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध की जो जनसंख्या है उसमें से 50% जनसंख्या कहाँ रहती है? कहाँ पे? 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और 30% जनसंख्या कहाँ रहती है? 30% जनसंख्या रहेगी कहाँ पर भी? ये हमारे पास में रहेगी 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और 60 डिग्री के उत्तर में हमें मात्र 1% जनसंख्या देखने को मिलेगी। अब इनके रीजन क्या है वो बाद में हम आगे जाकर के समझेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, परंतु आपने अभी हम वितरण को समझा रहे हैं कि जनसंख्या का वितरण किस किस प्रकार का है। महाद्वीप के आधार पर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करेगी? किनारों पर। ऊंचावच के आधार पर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करेगी? मैदानों पर। और अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करेगी? 20 से 40 अक्षांशों के बीच में। कितनी है? 50%, यानी कि 20 से 60 के बीच में जनसंख्या अधिक रहती है। कितनी जनसंख्या होगी? 80% जनसंख्या होगी।
तो 80% जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो अपनों ने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या रहती है और दक्षिण गोलार्ध में कितनी रहती है, 10%। तो उत्तरी गोलार्ध में भी अगर जनसंख्या रह रही है तो वो फिर कहाँ रहती है सबसे ज़्यादा, तो वो हमें देखने को मिलेगी 20 से लेकर 60। तो 20 से 60 के बीच में 80% जनसंख्या तो यहीं आ गई। बाकी बची हुई जनसंख्या कहाँ है, या तो वो 60 डिग्री के ऊपर है, वहाँ तो 1% जनसंख्या है, तो इसका मतलब बाकी जनसंख्या कहाँ रहेगी, 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में निवास करती है। तो हमने अक्षांश के आधार पर भी जनसंख्या को देखा। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या का वितरण हम देख रहे हैं। तो इतने पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं वितरण को पहले दर्शाने के लिए। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास में आ जाएगा कि अब हम देखते हैं महाद्वीपों के आधार पर जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है भाई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो हम जानेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया महाद्वीप, इसमें 450 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 450 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और टोटल विश्व की जनसंख्या कितनी है, 700 करोड़, यानी कि 7 अरब जनसंख्या है। 7 अरब जनसंख्या, हाल फिलहाल में अब तो 7.5 से भी क्रॉस हो चुकी है। तो 7 अरब जनसंख्या एक आंकड़ा अपन मान के चल रहे हैं। तो उसमें से 4.5 अरब जनसंख्या यानी 4.5 अरब जनसंख्या, 7 में से 4.5, अब 7 का आधा करेंगे तो बनेगा 3.5। तो यहाँ पे कितनी रह रही है, 4.5 अरब जनसंख्या रह रही है। तो मतलब ये कितना हो गया, लगभग 60% जनसंख्या होगी। तो अब हमारे पास में 1% और आ गया कि पूरे विश्व की 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में रहती है। आई बस में। और एशिया में भी जब हम बात करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जो एशिया में जनसंख्या निवास करती है ना, उसका 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या तो ओनली भारत और चाइना में, भारत और चीन में ही निवास करती है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो परसेंटेज आपके सामने आ रही है ना बार बार, इसमें कन्फ्यूजन मत हो, इसमें कन्फ्यूज मत होना कि भी ऐसा कैसे हो रहा है। हम सीधे तौर पे बता रहे हैं कि आप देखो कि ऊंचाई के आधार पर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करेगी, मैदानों पे, तो कितनी, 80%। अब समुद्रों से नज़दीकी के आधार पर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करेगी, किनारों पर जनसंख्या अधिक रहना पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अलग अलग संसाधनों की जो है प्राप्ति होती रहेगी। इस प्रकार से। और फिर हमने अक्षांशों के आधार पर भी देख लिया। अब अक्षांश भी हमें पता चल गया कि 20 से 60 का मतलब है कि ना तो ज़्यादा गर्म प्रदेशों में जनसंख्या रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में रहती है, यानी उनको बीच वाला एरिया पसंद है। तो ये डिपेंड करता है जनसंख्या पर। आई बात समझे। तो जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है। चलिए आगे दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। दूसरा स्थान किसका है जनसंख्या में, दूसरा स्थान देखिए तो दूसरा स्थान आता है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 125 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ जनसंख्या पूरे अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। और इतनी जनसंख्या तो अकेले भारत की है। आई बस समझे। इस प्रकार से नेक्स्ट आगे देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा हमारे पास में यूरोप। यूरोप महाद्वीप है, कितनी जनसंख्या है, 74.5 करोड़। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4th नंबर पे किसका नाम आएगा, नॉर्थ अमेरिका का नाम आएगा। 5th पे कौन आएगा, साउथ अमेरिका आएगा। और फिर लास्ट 6 पे आएगा कौन सा भी, ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया। ओशेनिया, ओशेनिया में हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ माइक्रो कंट्रीज़ को भी काउंट करते हैं ओशेनिया। और जो सबसे लास्ट वाला है ये तो जनशून्य महाद्वीप है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है, जनशून्य, यानी कि 0 जनसंख्या है यहाँ पे। तो अब आपके सामने बात समझ में आ गई होगी कि अंटार्कटिका में जनसंख्या तो रहती नहीं है, लेकिन ये महाद्वीप है, क्षेत्रफल तो घेर रहा है ना। तो इसीलिए तो हमारे पास सबसे पहला जो आंकड़ा आया था कि 80% जो जनसंख्या है, 80% जो जनसंख्या है वो केवल मात्र 20% भाग पर ही निवास करती है।
तो फिर बाकी 80% भाग क्यों खाली पड़ा है, उसका भी हम आगे देखेंगे, कारण क्या है उसका खाली रहने का। क्लियर है? इस तरीके से समझ के चलना है। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगी लगभग 64 करोड़ जनसंख्या है, 64। उसके बाद में आ गई हमारे पास में 46, और लास्ट में हमारे पास में आ जाती है लगभग 20 करोड़ जनसंख्या भी। कितनी? 20 करोड़ जनसंख्या। क्लियर? ये रही। अब हम बात करते हैं कि ये जनसंख्या आ गई हमारे पास में, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं आप यहाँ पर। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि 60% जनसंख्या एशिया में कितनी रहती है, 60% जनसंख्या रहती है, और ओशिनिया में कितनी जनसंख्या रहती है, 0.5% जनसंख्या रहती है। ठीक है, 0.5% जनसंख्या रहती है यहाँ पे ओनली, यानी आधा परसेंट, 1% से भी कम जनसंख्या है कहाँ की, ओशिनिया की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, आधे परसेंट से, पूरे विश्व का आधा परसेंट। ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल लेना, 7 × 35 लगभग 30 करोड़ के समथिंग बनेगी ना यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है हमारे पास में देशों के बारे में देखने के लिए कि कौन से देश में जनसंख्या कितनी रहती है। तो आप जनसंख्या वितरण को बता रहे हैं अभी तक, तो आपके पास में कितने पॉइंट आ चुके हैं वितरण को बताने के लिए। आपने महाद्वीपों का नाम ले देना है, उसके अलावा आपको मैंने क्षेत्र बता दिए हैं। इसके बाद में हम देशों के नाम ले लेते हैं कि कौन से देश में जनसंख्या अधिक रहती है। तो सबसे पहले एक तो आपको पता होना चाहिए भी, बड़े से सबसे बड़ा देश पता होना चाहिए कौन सा है अभी। सबसे क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों में हम बात करेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले अपन याद करेंगे रूस को, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, चीन, उसके बाद में अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे आता है हमारे पास में कौन सा भी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पर आता है भारत। अब आप देख लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। और जनसंख्या के मामले में हम आगे चलकर देखेंगे कि कौन नंबर आ रहा है आगे, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या। तो जनसंख्या की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या के आधार पर, अब वो भारत आ चुका है लगभग, लेकिन फिलहाल हम एक बार चाइना को यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि हम 2011 के आंकड़े ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़, यानी 1.4 अरब जनसंख्या तो अकेले चाइना की है, और लगभग इतनी जनसंख्या अपनी भी है। भारत की हम एक बार बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या 125 करोड़। ठीक है, 125 करोड़ होगी, तो 1.2 अरब जनसंख्या तो भारत की भी हो गई है। तो लगभग हमारे पास में 260 करोड़ जनसंख्या तो केवल इन दो देशों की ही बन रही है। 260 करोड़ जनसंख्या कितनी, दो देशों की ओनली, और टोटल है कितनी, 700 करोड़। तो अब आप समझ सकते हैं कि अपने पास में एशिया में कितनी जनसंख्या आ रही है। आगे चलिए देखें, तीसरे नंबर पर आ जाएगा यूएसए। यूएसए की जनसंख्या कितनी है, 32 करोड़, कितनी भी, ओनली फॉर 32 करोड़। फिर आता है चौथे नंबर पर हमारे पास में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है, 22 करोड़, इंडोनेशिया की जनसंख्या 22 करोड़। फिर उसके बाद में आती है हमारे पास में कौन सा भी, ब्राज़ील, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की जनसंख्या है 20 करोड़ भी, 20.7, और 20 करोड़ जनसंख्या तो अकेले यूपी की है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी भी, 20 करोड़ जनसंख्या। फिर देखिए छठे नंबर पर आ जाएगा कौन, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, 19.7 करोड़ जनसंख्या। अब आप देख लीजिए यूपी की जनसंख्या पूरे पाकिस्तान से भी अधिक है। नेक्स्ट नाइजीरिया, नाइजीरिया
तो नाइजीरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है 19.1 करोड़ जनसंख्या। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर हम बात करते हैं तो 8वें नंबर पर आ जाएगा हमारे पास में बांग्लादेश। 9वें नंबर पर आ जाएगा हमारे पास में रूस। और 10वें नंबर पर आ जाएगा मैक्सिको। ठीक है, ये जनसंख्या इनकी पहुंच गई है 16 करोड़, 14 करोड़ और 12 करोड़ पे भी। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जनसंख्या आ चुकी है। अब हमारे पास में एक बात हम और कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लगभग जनसंख्या है ना हमारी, ये लगभग जनसंख्या 50% से ऊपर निकल चुकी है। जो 50% है ना, पूरे विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या इसमें आ रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 60% जनसंख्या 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में पाई जाती है, यानी 10 ही देशों में पाई जाती है। आप 10 देशों में सीधा लिखो बस कि 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में ही मिल जाती है अपने को। और देश कितने हैं? लगभग 200। ठीक है, 196 तो यूएनओ ही कहता है, 196 तो उसके पास ही अकेले के पास में सदस्यता है। और जिन देशों की सदस्यता नहीं है या जिन देशों को अभी तक मान्यता नहीं है देश के नाम की, फिर भी वहाँ पर जनसंख्या तो रहती है ना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 200 के समथिंग हमारे पास में देश हैं। उन 200 में से केवल 10 देशों में ही आपको कितनी जनसंख्या मिल जाएगी? 60% जनसंख्या मिल जाएगी। अब ये क्या दिखा रही है? ये जनसंख्या क्या दिखा रही है? जनसंख्या के वितरण को दिखा रही है कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता रही है। ठीक है, और आगे देखिए जनसंख्या जो है, जनसंख्या की हम बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश देखना कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है, यहाँ पर जनसंख्या मात्र कितनी है? 1000 लोग। कितनी जनसंख्या है इसकी भी? 1000 लोग ही इसकी जनसंख्या है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भी कहाँ कितने कितने देश, कैसे कैसे देश पड़े हैं जिनमें मात्र 100 के अंदर, हज़ारों के अंदर जनसंख्या है, और कहाँ पर ऐसे दो देश हैं जहाँ पर अरबों में जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या का इतना बड़ा डिफरेंस किसको प्रदर्शित करता है? ये दिखाता है जनसंख्या के वितरण को। और फिर जनसंख्या का वितरण इस प्रकार से ऐसा क्यों है? क्षेत्रफल तो इतना बड़ा है, फिर 10 देशों में ही 60% जनसंख्या क्यों रहना चाह रही है, या किस कारण से वहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है? तो वो बात करेंगे हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में। क्लियर है? चलिए, तो ये बातें इतनी हमारे पास में आ चुकी हैं। हमने देशों के बारे में देखा, हमने महाद्वीपों के बारे में भी देख लिया है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा बनता है जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या घनत्व को भी हम समझ लेते हैं, और फिर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बात करेंगे। तो इससे पहले आपको एक तो अच्छे तरीके से भी मैप आना चाहिए, वर्ल्ड मैप बनाना है अच्छे तरीके से। और फिर उसमें क्या है, आपको पता करना है, एक तो ये देखना है कि पहले जो टॉप 10 जो देश थे ना हमारे पास में जनसंख्या वाले, उनमें 6 देश तो केवल एशिया के ही हैं। 6 देश केवल एशिया महाद्वीप के ही हैं। तो वो देश कौन से हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर उनके बारे में बता पाएँ। अगर छोटे प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टॉप 10 जो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, उनमें एशिया महाद्वीप के देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए भी, तो ये जो अपनी क्लास चल रही है, ये 12th क्लास की मानव भूगोल के सिद्धांत उस बुक में से अपन दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपन बीए द्वितीय वर्ष के तीसरी इकाई में से हम ये प्रश्न जो है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने मानचित्र बनाना है। मानचित्र आपको बनाना आना चाहिए। मानव भूगोल में आप और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं आएगा, इसीलिए मानचित्र इम्पोर्टेंट है। मानचित्र यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
अब हम इस मानचित्र में अब तक की पढ़ी हुई बातों को यहाँ पर अपन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो महाद्वीपों के बारे में देख लीजिए। सबसे जो बड़ा महाद्वीप हमने बात की वो कौन सा था हमारे पास में, एशिया है, जनसंख्या में पहले नंबर पर है। ये जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास में अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, 4 नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, 5वां है साउथ अमेरिका और 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके पास में महाद्वीप भी आपने देख लिया कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। अब फिर उसके बाद में आपको बड़े देशों के बारे में भी पता होना चाहिए कि सबसे जो बड़ा देश है वो कहाँ पर है। तो ये जो है हमारे पास में रूस, विश्व का सबसे बड़ा देश, रशिया, यहाँ पे हो गया हमारे पास में रूस, ठीक है। इधर रूस, यहाँ पे कनाडा, रूस कनाडा, फिर यहाँ पे चीन, फिर यहाँ पे यूएसए। ये मैं बता रहा हूँ आपको क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर है हमारे पास में ब्राज़ील, 5वां ब्राज़ील। 6ठे नंबर पर आ गया ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर आ गया हमारा भारत। तो पहले इधर से शुरू करेंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, 4। 5वां यहाँ से शुरू करेंगे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 6ठा यहाँ से शुरू करेंगे, 7वां यहाँ से शुरू करेंगे, भारत और अर्जेंटीना। यहाँ पे नीचे कौन सा है अभी, अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 8 बड़े देश हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से याद करने का तरीका हो गया। याद आपको तभी होगा अगर आपने मानचित्र को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो, इसलिए मानचित्र आपको बनाना आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले थे कौन सी, कि जो हमारे जनसंख्या में जो देश थे वो कौन कौन से देश हमने पढ़े थे। जनसंख्या में सबसे 1 नंबर पर हमने पढ़ा था चाइना को, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था भारत को, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था किसको भी, यूएसए को, चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था किसको, इंडोनेशिया को। तो यहाँ पे है 4 नंबर वाला इंडोनेशिया, 4 नंबर, इस एरिया में इंडोनेशिया है। 5वें नंबर पर हमने बात की थी किसकी, ब्राज़ील की, 5 नंबर पे ब्राज़ील था। 6ठे नंबर की यदि हम बात करें, 6ठे नंबर पे किसका नाम आया था अभी, ब्राज़ील के बाद में पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान आ गया 6ठे नंबर वाला। 7वें नंबर पर हमने बात की थी पाकिस्तान के बाद में नाइजीरिया की, तो ये 7वां नंबर है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जनसंख्या वाला देश हो गया। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया इस प्रकार से। और चाइना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया। फिर बात करते हैं आगे, हम पहुंच गए कितने नंबर पे, 6 7 नंबर हो गया। 8वें नंबर पे था बांग्लादेश, 9वें नंबर पे था रूस और 10वें नंबर पे था मैक्सिको। तो यहाँ पर है हमारे पास में मैक्सिको। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिए कि कौन सा देश लगभग कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आपने अगर मानचित्र बनाओगे तो उसमें देश डार्क करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये देश यहाँ पर हमें डार्क करना है। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें से 6 देश तो एशिया महाद्वीप के ही हैं। कौन कौन से देखिए, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 8 और 9, ये सब जो देश हैं ये सब किसके हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। तो ये देशों के नाम कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं और हमारे पास में कौन सा पॉइंट आया था। एक पॉइंट हमारे पास में और इम्पोर्टेंट था कि ये जो है ना, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को कहते हैं, साउथ अक्षांश को कहते हैं।
अब हमने देखा था कि हमें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर मिल रही थी, सबसे अधिक जनसंख्या हमें कहाँ मिल रही थी, 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक हमें जनसंख्या जो है सबसे अधिक मिल रही थी। ये जो एरिया है, ये एरिया आपके पास में क्या हो गया, अभी सर्वाधिक जनसंख्या वाला एरिया यहाँ पे हो गया। आई बात सुनिए इस तरीके से। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रह रही है, तो 20 से लेकर के 40 तक तो कितनी जनसंख्या थी भी, 50% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और यहाँ कितनी करती है, 30% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ कितनी करती है, 1% करती है। अब कारण की यदि हम बात करें कि यहाँ पर कम जनसंख्या रहने का कारण क्या है, तो देखिए ये जो क्षेत्र होता है ना, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा का क्षेत्र है, ये होता है उष्ण कटिबंध। कैसा है, उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद में ऊपर का जो क्षेत्र है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, यानी ना तो ये उष्ण है ना ये शीत है। और फिर उसके बाद में 66.5 के बाद में, 66.5 के बाद में जो क्षेत्र होता है वो होता है अभी शीत कटिबंध। तो शीत में हमेशा बर्फ जमी रहती है, और उष्ण में अधिक गर्मी की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। और वर्षा अधिक होने की वजह से यहाँ पे मलेरिया और हैजा, यानी कि वो जो यहाँ पे क्या है, पानी अधिक होने की वजह से दलदली ज़मीन होती है, दलदली भूमि होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत अधिक होती हैं इस क्षेत्र के अंदर। क्लियर है। अब आप बाकी आप देख ही पा रहे हो कि दक्षिण गोलार्ध में तो क्षेत्र ही कितना है, ये देखो, ये इसके बाद में पूरा दक्षिण गोलार्ध है, इसके नीचे तो कितना क्षेत्र आपको दिख रहा है। तो इसीलिए जनसंख्या तो कम रहेगी, क्योंकि अंटार्कटिका तो बिल्कुल ही जन शून्य है। अंटार्कटिका तो कैसा है, जन शून्य है। तो यहाँ तो जनसंख्या वैसे ही नहीं रह सकती। और बचा कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ तो पूरे विश्व की आधा प्रतिशत जनसंख्या रहती है, आधा प्रतिशत, ओनली आधा प्रतिशत। अफ्रीका आधे से ज़्यादा तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका बस अकेला रह गया जो दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा हिस्सा इसका आता है, लेकिन वहाँ नीचे दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या कम रहती है। क्लियर, इस प्रकार से। तो अब हमने क्या क्या बातें देखी कि महाद्वीपों के किनारों पर जनसंख्या अधिक रहेगी, मध्य में कम रहेगी। क्यों, क्योंकि मध्य में बरसात कम होगी, इसीलिए। अब लास्ट एक बात और देख लीजिए, हम बात जो कर रहे थे कि जनसंख्या कम कहाँ पे रहती है, तो देखो सबसे पहला शुष्क मरुस्थल जो होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या कम रहती है, शुष्क मरुस्थल। ये शुष्क मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 20% भाग पर पाए जाते हैं। पूरे विश्व के 20% भाग पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके बाद में पर्वतीय भाग जो है, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कितने भाग पर पाए जाते हैं, 20% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। फिर हिमाच्छादित, हिमाच्छादित जो क्षेत्र है ये कितना है, ये क्षेत्र कितना है, ये भी पूरे विश्व का 20% क्षेत्र है। और फिर आता है हमारे पास में उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र यानी कि विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र, उष्ण और आर्द्र, ये कितना है भाग है, ये 10% भाग है। ये क्या है, 10% क्षेत्रफल है। तो ये जो क्षेत्रफल है, अब आप कुल मिलाकर के देखिए 20 और 60 और 10 70, 70% भाग ऐसा हुआ जहां पर जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है, न्यूनतम। कारण ये आपके सामने लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है कि शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में कौन से मरुस्थल आ गए, गर्म प्रदेशों के और ठंडे प्रदेशों के मरुस्थल आ गए, ठंडे प्रदेशों के, ठीक है, मरुस्थल आ जाते हैं इसमें। पर्वतीय भागों में क्या आ जाता है, जैसे हिमालय पर्वतमाला आ गई, हिमालय, एंडीज पर्वतमाला आ गई, एंडीज, रॉकी, उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला आ गई। इस प्रकार की पर्वतमालाएं आ जाती हैं जहाँ पे जनसंख्या रहना दुर्लभ हो जाता है, बहुत कम जनसंख्या रहती है। हिमाच्छादित क्षेत्र कौन सा होता है, उच्च अक्षांशों का क्षेत्र, उच्च अक्षांशों का क्षेत्र। उच्च अक्षांशों का मतलब है 60% से 60 डिग्री, जो 60 डिग्री है, 66.5 डिग्री जो अक्षांश है उसके ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नीचे क्या कौन सा इलाका पाया जाता है, हिमाच्छादित क्षेत्र है। जैसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका है, उत्तर में हम बात करें तो ग्रीनलैंड है, वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। उष्णार्द्र क्षेत्र कौन सा है, यह है विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवतीय
क्षेत्र है। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाता है? कांगो बेसिन आ जाता है, कांगो नदी का इलाका आ जाता है, अमेजन नदी आ जाती है अभी, अमेजन। एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आ जाता है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा आ जाता है, इंडोनेशिया के आसपास का इलाका इसमें आ जाता है। इंडोनेशिया हालांकि कौन से क्षेत्र में आता है? उष्णार्द्र में आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जनसंख्या अधिक रह रही है। क्यों रह रही है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ कृषि करने के लिए उनके पास में संसाधन है, और दूसरी बात कि उनके पास समुद्र का किनारा बहुत नज़दीक है। जबकि कांगो बेसिन और अमेजन के अंदर यहाँ समुद्र का किनारा दूर दूर तक नहीं है, और ज़्यादा जनसंख्या की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं। अमेजन के वन जो हैं सबसे बड़े वन हैं, अमेजन के वन और कांगो के वन, ये वन विश्व के अंदर सबसे बड़े वनों के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये जो क्षेत्र है ये नगण्य जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 80% जनसंख्या जो है वो 20% बाघ पर रहती है, 20% बाघ पर रहती है, और बची हुई 20% जनसंख्या जो है वो 80% बाघ पर रहती है। अब ये 80% बाघ ऐसा क्यों है कि वहाँ केवल 20% जनसंख्या ही रहती है? ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि या तो वहाँ पे गर्म मरुस्थल है, या ठंडे मरुस्थल है, या पर्वतमालाएं हैं, या हिमाच्छादित एरिया है, और या फिर वो उष्ण आर्द्र क्षेत्र है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हाल फिलहाल आज हमसे ओनली जनसंख्या के वितरण को ही हम कर पाए हैं। तो कल वाले टॉपिक के अंदर हम जनसंख्या के घनत्व को भी करेंगे और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।